हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज हम इन डिफरेंट वर्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और अगर हम कोई एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसमें भी इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। स्पोकन इंग्लिश में भी इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आइए देखते हैं कि इनका यूज़ क्या है, इनके मीनिंग्स क्या हैं डिटेल में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अबव ऑल के बारे में। अबव ऑल, आप देखेंगे कि इसमें दो वर्ड्स हैं, अबव और ऑल। तो ये सिंगल वर्ड नहीं है, इसीलिए इसको हम फ्रेज बोलेंगे। फ्रेजेस यूजुअली ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बने हों। अब इसका मीनिंग क्या होगा? अबव ऑल का मीनिंग होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब किसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि वी मस्ट प्रायोरिटाइज सेफ्टी, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हम ये कह रहे हैं कि सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अबव ऑल मतलब किसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। एग्जांपल्स देखिए। अबव ऑल, गेट देयर बाय 7 AM और यू विल नॉट गेट अ सीट ऑन द बस। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर तुम्हें सीट चाहिए बस में तो क्या करना, 7 बजे तक पहुंच जाना। वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि तुम अगर 7 बजे पहुंच गए तो सीट मिल जाएगी। एक और सेंटेंस देखिए। गेटिंग अ गुड एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बट अबव ऑल स्टूडेंट्स शुड एंजॉय द लर्निंग प्रोसेस। इस सेंटेंस में हमने ये बताया है कि अच्छी शिक्षा, गुड एजुकेशन इंपॉर्टेंट तो है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्टूडेंट्स उस लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करें। तो अबव ऑल का मतलब होता है, हम अगर बता रहे हैं किसी सिचुएशन के बारे में तो उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अबव ऑल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पाइट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है इसके बावजूद। अब इसके मीनिंग को थोड़ा डिटेल में समझते हैं ताकि हमें यह समझ आए कि इसको यूज कब और कहाँ करना है। डेस्पाइट जो वर्ड है, इसका मीनिंग दो आइडियाज को लिंक करने के लिए होता है जब वो आइडियाज एक दूसरे के विरोधी हों, कंट्रास्टिंग आइडियाज हों, या फिर तब जब हमने किसी रिजल्ट को एक्सपेक्ट किया या हम सोच रहे हैं कि ऐसा होगा या होना चाहिए था, बट हुआ कुछ और ही, रिजल्ट कुछ अनएक्सपेक्टेड सा आया, ऐसा कि जो हमने सोचा नहीं। एग्जाम्पल्स देखिए। पूरी रात पढ़ाई करने के बावजूद वो परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। देखिए, पूरी रात उसने पढ़ाई की, एफर्ट पूरा डाला, तो होना क्या चाहिए था? नॉर्मली होना चाहिए कि वो अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर ले, बट हुआ कुछ और ही, वो प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाई। तो डेस्पाइट का यूज अप्रोप्रिएट है। कैसे करना है देखिए। डेस्पाइट स्टडीइंग ऑल नाइट शी डिड नॉट परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। डेस्पाइट का यूज आप सेंटेंस के स्टार्ट में भी कर सकते हैं और मिडिल में भी कर सकते हैं। डेस्पाइट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लग जाती है तो उसको गलत नहीं समझा जाता, करेक्ट फॉर्म है। जैसे यहाँ लिखा है हमने, डेस्पाइट स्टडीइंग ऑल नाइट, सो इट्स ओके। एक और सेंटेंस देखिए। कई चेतावनियों के बावजूद उसने कार्य पूरा नहीं किया। देखिए, वार्निंग देने के बाद क्या होना चाहिए था? काम पूरा हो जाना चाहिए था, ठीक है। बट इतनी सारी वार्निंग्स दे दी, कई वार्निंग्स दे दी, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, तो इसीलिए हमने डेस्पाइट का यूज किया। शी डिड नॉट कंप्लीट द टास्क डिस्पाइट सेवरल वार्निंग्स। अब यहाँ डेस्पाइट का यूज सेंटेंस के मिडिल में हुआ है, ऑलमोस्ट एंड में, बट पूरा एंड में नहीं, मिडिल में कहा जा सकता है। तो सेंटेंस के बिगिनिंग में आप यूज कर सकते हैं डेस्पाइट को, और मिडिल में भी। अगला वर्ड है दस। दस का मतलब हिंदी में होता है इस वजह से, इस तरह से, और इंग्लिश में बोले तो इन दिस वे और इन दैट वे। बेसिकली दस का यूज आप तब करेंगे जब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से चाहिए कि ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, तो आप उसका रिप्लाई देंगे ऐसे हुआ, इस तरीके से हुआ, इस वजह से हुआ। वहां आप दस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। उसने मेहनत की और इस तरह उसको एक छात्रवृत्ति मिली।
मेहनत की और उसका आउटकम या उसका रिजल्ट क्या हुआ, कैसे मिली उसको स्कॉलरशिप, मेहनत करने से मिली। तो आउटकम और रिजल्ट इस तरीके से मिला, इसीलिए हमने दस का यूज किया। शी स्टडीड हार्ड एंड दस अर्नड अ स्कॉलरशिप। एक और सेंटेंस देखिए, उसकी ट्रेन छूट गई और इस वजह से वो बैठक में देर से पहुंचा। दस का यूज कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन क्यों छूटी, किस वजह से छूटी, कैसे छूटी, हाउ का आंसर दे रहा है, हाउ, कैसे छूटी, इस तरह से छूटी, इसीलिए दस का यूज करना बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ही मिस्ड द ट्रेन एंड दस अराइव्ड लेट टू द मीटिंग। हमेशा याद रखिएगा, दस आपको हाउ का रिप्लाई देता है, हाउ समथिंग हैपेंड, ठीक है, कैसे वो चीज हुई, इस तरह से हुई, इस वजह से हुई। अगला वर्ड है अनलेस, जिसका हिंदी में मीनिंग देखें तो होता है अगर नहीं, यदि नहीं, या जब तक नहीं। अब हिंदी मीनिंग से आपको समझ आ रहा होगा कि अनलेस का यूज जो है कंडीशन को बताता है। जब आपके सेंटेंस में कोई शर्त है, कोई कंडीशन है, तो आप अनलेस का यूज करते हैं। अब अनलेस जो है वो इफ नॉट के इक्विवेलेंट है। मतलब अगर आप इफ नॉट का यूज करें किसी सेंटेंस में, तो उसके प्लेस पर आप अनलेस का यूज भी कर सकते हैं। दोनों का यूज किया जा सकता है। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, बहुत स्लाइट सा। दोनों ही जो वर्ड्स हैं इफ नॉट और अनलेस, ये दोनों ही कंडीशन को बताते हैं। अनलेस का जो यूज होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में ज्यादा होता है। टिपिकली जो इसका यूज है वो नेगेटिव कंस्ट्रक्शंस के लिए ही होगा। मतलब अगर आपका सेंटेंस जो है उसमें अनलेस आता है तो आपको दिखाई देगा कि उसमें नेगेटिव टोन है। जैसे मान लीजिए आपका सेंटेंस है, मैं केक नहीं खाऊंगा जब तक वो चॉकलेट फ्लेवर का ना हो। इसमें शर्त है, केक तभी खाऊंगा जब चॉकलेट फ्लेवर का होगा, ये शर्त हो गई। लगाना तो अनलेस है या इफ नॉट है। अनलेस का यूज देखना है तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। आई विल नॉट ईट द केक, मैं केक नहीं खाऊंगा। कब तक, जब तक वो चॉकलेट फ्लेवर्ड का ना हो। सो आई विल नॉट ईट द केक अनलेस इट इज चॉकलेट फ्लेवर्ड। अनलेस का मतलब हो गया जब तक नहीं, जब तक नहीं, या अगर नहीं, इस तरीके से इसका यूज होगा। एक और सेंटेंस देखिए, जब तक वह मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेगा वो परीक्षा में पास नहीं होगा। देखिए कंडीशन है क्लियरली, पास तभी होगा जब मन लगाकर पढ़ाई करेगा, ठीक है। परीक्षा में पास तब तक नहीं होगा जब तक मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेगा। कैसे यूज करेंगे अनलेस को, ही विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस ही स्टडीज डिलीजेंटली। डिलीजेंटली का मतलब है मन लगाकर पढ़ना, हार्ड वर्क करके, फोकस करके पढ़ना। सो अनलेस ही स्टडीज डिलीजेंटली। अब देखिए अनलेस का जो मतलब है वो इफ नॉट के इक्विवेलेंट है। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ही विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस ही डज नॉट स्टडी डिलीजेंटली। डबल नेगेटिव का यूज कभी भी आपके सेंटेंस में नहीं होना चाहिए जब अनलेस का यूज हो। इंग्लिश में डबल नेगेटिव एक साथ नहीं आते हैं, आपको बहुत केयरफुल रहना है। जब अनलेस आ गया उसके बाद वाला जो पार्ट होगा सेंटेंस का उसमें नॉट नहीं आएगा। थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं आगे आपको स्लाइड्स में क्लियरली बताती हूँ कि इफ नॉट और अनलेस में क्या डिफरेंस है और कैसे दोनों को यूज करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनलेस को इफ नॉट के प्लेस पर भी यूज किया जा सकता है। द ओनली डिफरेंस इज अनलेस के साथ फिर आप डबल नेगेटिव यूज नहीं करेंगे। मतलब अनलेस आ गया उसके बाद वाला जो सेंटेंस का पार्ट है उसमें नॉट नहीं लगाना है। या तो इफ नॉट यूज करिए या अनलेस यूज करिए। अब जो इफ नॉट वाला पार्ट होगा, इफ नॉट जो बताता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंसेस में यूज आ जाता है, और अनलेस जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज आता है। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, इफ नॉट का यूज करा है हमने और लिखा है ही विल बी लेट इफ नॉट लीविंग नाउ। अगर अनलेस का यूज करूंगी तो लिखूंगी ही विल बी लेट अनलेस ही लीव्स नाउ। इफ नॉट को मैंने हटा दिया है और उसके प्लेस पे अनलेस लिखा है, और अनलेस के बाद मैंने नॉट का यूज नहीं किया। अनलेस का मतलब ही इफ नॉट है, अगर नहीं, यदि नहीं। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, डबल नेगेटिव यूज नहीं करना है जब आपके पास अनलेस हो। एक और सेंटेंस देखते हैं,
शी विल बी डिसअपॉइंटेड इफ नॉट रिसीविंग एन इन्विटेशन। अब मैंने इफ नॉट का यूज किया, उसको अनलेस में कन्वर्ट करना है तो मैं इफ नॉट को हटाकर अनलेस लिख दूंगी। बहुत ही सिंपल है। और अनलेस के बाद मुझे नॉट नहीं लगाना है। रिसीविंग को मैंने क्या कर दिया, अनलेस के बाद प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस आएगा, अनलेस शी रिसीव्स एन इन्विटेशन, चेंज हो जाता है। ऊपर वाले सेंटेंस में भी देखिए, अनलेस ही लीव्स नाउ, ठीक है, वो लेट हो जाएगा अगर वो अभी नहीं निकलता है, वो दुखी हो जाएगी अगर उसे इनविटेशन नहीं मिलता है। एक और सेंटेंस देखिए, वाटर द प्लांट्स इफ नॉट रेनिंग टुमारो। यहाँ पे बोल रहे हैं कि पानी दे देना प्लांट्स को अगर कल रेन नहीं होती है, या नहीं होगी, या नहीं हो रही है, ठीक है, यदि नहीं हो रही है। यहाँ पे कंडीशन हमने बताई। अब अगर अनलेस का यूज करना है तो हम बोलेंगे वाटर द प्लांट्स अनलेस इट रेन्स टुमारो। सेंटेंस चेंज हो जाता है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बन जाता है अनलेस के बाद, नॉट का यूज नहीं आता है। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं जो डबल नेगेटिव के बारे में आपको और क्लैरिटी देगा। शी विल नॉट गो अनलेस यू डोंट इनवाइट हर। इसमें क्या मिस्टेक है, देखिए हमने यहाँ क्या किया है, अनलेस का यूज किया है, और अनलेस के बाद वाले सेंटेंस में देखिए हमने डू नॉट लगाया है। डोंट मतलब डू नॉट। क्या ये करेक्ट है? मैंने अभी ही आपको समझाया कि डबल नेगेटिव यूज नहीं करना है जब आपका अनलेस आ जाता है, क्योंकि अनलेस में तो नॉट इंक्लूडेड है। इफ नॉट ही तो अनलेस है, तो उसमें नॉट इंक्लूडेड है, उसके बाद नॉट की कोई जरूरत नहीं। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, शी विल नॉट गो अनलेस यू इनवाइट हर। डू नॉट हट जाएगा और सिंपली इनवाइट आ जाएगा। सो अनलेस के यूज में नॉट नहीं लगाना है उसके बाद वाले पार्ट में, क्योंकि उसका मतलब ही इफ नॉट होता है। अगला है इवन दो। हिंदी में देखें मीनिंग तो होता है चाहे, हालांकि, या फिर भी। अब जो इवन दो का यूज है हमें ऐसे सेंटेंसेस में करना है जो दो क्लॉजेस से मिलकर बने होते हैं, मतलब दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, पहली बात। दूसरा, जो दोनों पार्ट्स हैं वो एक दूसरे का विरोधाभास करते हैं। अभी आपको समझ आ जाएगा। हालांकि बारिश हो रही थी, उन्होंने एक पिकनिक का निर्णय लिया। देखिए बारिश हो रही थी तो पिकनिक जाना नहीं चाहिए था, ऐसा इस सेंटेंस में बोल रहे हैं। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिकनिक नहीं जाएंगे, पर क्या हुआ, बारिश होने के बावजूद, बारिश हुई हो, चाहे बारिश हुई हो, फिर भी क्या हुआ, पिकनिक का डिसीजन ले लिया। तो इवन दो का यूज करेंगे, इवन दो इट वॉज रेनिंग दे डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक। सो इवन दो का मतलब हो गया विरोधाभास बताने के लिए, चाहे, हालांकि, फिर भी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस तरीके से। वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी, फिर भी उसने पार्टी में शामिल हो गई। शी वेंट टू द पार्टी इवन दो शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। देखिए दोनों में विरोधाभास है। एक सेंटेंस है शी वेंट टू द पार्टी, दूसरा सेंटेंस है शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो हम अगर देखें तो अगर किसी को ठीक नहीं महसूस हो रहा तो वो पार्टी में नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे विरोधाभास हुआ। चाहे वो बीमार महसूस कर रही थी, फिर भी वो पार्टी में गई। सो विरोधाभास को बताने के लिए आपने इवन दो का यूज किया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनटिल। अनटिल का मतलब होता है जब तक या तक। ये टाइम के मामले में यूज किया जाता है, मतलब किस मोमेंट तक या किस टाइम तक कोई काम चला है या कंटिन्यू हो रहा है, उसको दिखाने के लिए आप अनटिल का यूज करते हैं। जैसे सूरज डूबने तक वो पार्क में खेलते रहे। कब तक खेलते रहे, सूरज डूबने तक, मतलब उस समय तक। तो हम अनटिल का यूज करते हैं, कैसे, दे प्लेड गेम्स इन द पार्क अंटिल द सन वेंट डाउन। कब तक खेला उन्होंने गेम, जब तक सन अस्त नहीं हो गया, सूरज डूब ना गया हो। तो अंटिल का यूज आया है। यहाँ पे टाइम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं आ सकता। अंटिल द सन वेंट डाउन कोई स्पेसिफिक भी हो सकता है, अंटिल 5 PM 5 AM कुछ भी हो सकता है। मतलब बेसिकली अंटिल का यूज जो है वो टाइम को बताता है कि किस समय तक वो एक्शन चला, या कोई शर्त जब तक मीट नहीं हो गई तब तक वो एक्शन चलते रहा, इसी को बताता है वो। एक और सेंटेंस देख लेते हैं,
जब तक मैं सभी से बात नहीं कर लेता मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ शर्त आ गई कि पार्टी छोड़ूंगा कब, जब सबसे बात कर लूंगा। ठीक है, अब इन्होंने एक पॉइंट बता दिया कि इस टाइम तक मैं पार्टी से हिलूंगा नहीं। तो अनटिल का यूज कैसे करना है, आई वोंट लीव द पार्टी until I have spoken to everyone। इसमें मैं कह रही हूं मैं तब तक पार्टी से नहीं जाऊंगी जब तक मैंने सबसे बात नहीं कर ली। until बता रहा है उस समय तक नहीं जाऊंगी, तो जब तक या तब तक, until को बताता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फर्दर मोर। हिंदी में अगर इसका मीनिंग देखें तो होता है इसके अलावा। अब इसका यूज कब करना है, देखिए जब आपने कोई इंफॉर्मेशन किसी को दी, उस इंफॉर्मेशन के एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप कुछ देना चाहते हैं, उसके सपोर्ट में और कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो आप फर्दर मोर का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, आपके सेंटेंस में ज्यादा क्लैरिटी आती है, क्योंकि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं, तो क्लैरिटी तो आएगी ही। तो फर्दर मोर का यूज आप तब तब करेंगे जब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी हो। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, नशे में गाड़ी चलाना खतरनाक है और इसके अलावा ये गैर कानूनी भी है। देखिए आपने एक इंफॉर्मेशन बताई कि गाड़ी चलाएंगे अगर नशे में तो वो डेंजरस है, इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन आपने बताई कि ये इलीगल भी है। तो कैसे फर्दर मोर का यूज करेंगे, ड्रंक ड्राइविंग इज डेंजरस एंड फर्दर मोर इट इज ऑल्सो इलीगल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, फर्दर मोर का हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किया। एक और सेंटेंस देखिए, मुझे संगीत पसंद है और इसके अलावा मुझे पेंटिंग में भी गहरी रुचि है। आपसे पूछा गया, आपने इंफॉर्मेशन दी मुझे संगीत पसंद है, एक और इंफॉर्मेशन आपने दे दी इसके अलावा मुझे पेंटिंग में भी गहरी रुचि है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन हुई, सपोर्टिव और इंफॉर्मेशन हुई, एक्स्ट्रा डिटेल आई, तो हमने फर्दर मोर का यूज किया। आई लव म्यूजिक एंड फर्दर मोर आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन पेंटिंग। कीन इंटरेस्ट का मतलब गहरी रुचि। अगला वर्ड है henceforth। henceforth का मतलब होता है इसके बाद, अब से। मतलब आपने किसी स्टार्टिंग पॉइंट को बताया और बताया कि अब इसके बाद क्या चीज होगी, इसके बाद से कोई एक्शन कैसे होगा। आपने स्टार्टिंग पॉइंट के बाद होने वाली इंफॉर्मेशन के बारे में बताया, तो henceforth का यूज होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है, अब से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। तो आपने क्या बताया कि हम अपोलोजाइज करते हैं फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू। आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। henceforth, अब से, इस पॉइंट से या आज के बाद से, वी विल ensure that such errors do not occur again। क्लियर है, हमने बोला कि हमको खेद है जो भी आपको असुविधा हुई, बट अब से हम ये इंश्योर करेंगे कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसीलिए henceforth का यूज। एक और सेंटेंस देखिए, मैंने एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का फैसला किया है और अब से मैं नियमित रूप से व्यायाम करूंगा और पौष्टिक भोजन खाऊंगा। अब से मैंने यूज किया, मतलब मैंने जो फैसला किया वो तो ठीक है, और अब से क्या करूंगा, इसके बाद से, इस पॉइंट के बाद से, आज के बाद से मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करूंगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ हेल्दियर लाइफस्टाइल एंड henceforth, अब से, आई विल एक्सरसाइज रेगुलरली एंड ईट न्यूट्रिशियस मील्स। सो henceforth का मतलब आई होप आपको पूरे तरीके से समझ आ गया होगा। अगला वर्ड है इंस्टेड, जिसका मतलब होता है के बजाय, इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर। ठीक है, इंस्टेड के बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको लेसन्स कैसे लग रहे हैं, ये मुझे बहुत मोटिवेट करेगा और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं। देख लेते हैं इंस्टेड के यूसेज को। देखिए इंस्टेड का यूज आपको कब करना है, जब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हो, ऑप्शंस हो, चॉइस हो कि आप इसके प्लेस पर ये करना चाहते हैं या इस एक्शन के बदले में ये एक्शन लेना चाहते हैं।
जैसे इस सेंटेंस में क्लियरली लिखा है कि उसने बस लेने के बजाय पैदल चलने का फैसला किया। उसके पास दोनों ऑप्शंस थे, पैदल भी चल सकता था, बस भी ले सकता था। बस लेने के बजाय उसने क्या किया, पैदल चलने का फैसला किया। तो इंस्टेड का यूज कर लेंगे। शी डिसाइडेड टू वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बस। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड के बाद प्रिपोजिशन आई है ऑफ, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इंस्टेड ऑफ का यूज किया जा सकता है। सिंगल इंस्टेड का यूज भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं अगला सेंटेंस। वो पार्टी में जाना चाहता था, इसके बजाय वो घर पर ही रहा। He wanted to go to the party. Instead, he stayed at home. उन्होंने कॉफी की जगह चाय पी ली। He had tea instead of coffee. देखिए सेकंड सेंटेंस में इंस्टेड के बाद ऑफ का यूज नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो गया। इंस्टेड को विद ऑफ और विदाउट ऑफ दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है वेयर एज। वेयर एज का मतलब होता है जबकि। जब हम दो सेंटेंसेस के अंदर कंपैरिजन बताते हैं, विरोधाभास भी है, कंपैरिजन भी है, तो वेयर एज का यूज करेंगे। जैसे उसको आउटडोर गेम्स पसंद है, जबकि उसके भाई को इंडोर गेम्स पसंद है। कंपैरिजन है कि एक भाई को आउटडोर गेम्स पसंद है और दूसरे भाई को इंडोर गेम्स पसंद है। हम लिखेंगे शी एंजॉयज आउटडोर एक्टिविटीज वेयर एज हर ब्रदर प्रेफर्स इंडोर गेम्स। एक और सेंटेंस देखिए, वो काम में मेहनती है, जबकि उसका सहकर्मी काम में विलंब करता है। कंपैरिजन है और विरोधाभास भी है। एक पर्सन काम में मेहनती है और उसका कुलीग काम को डिले करता है, तो हमने कंपेयर किया तो जबकि का यूज किया, और जबकि का यूज आया तो वेयर एज का यूज आएगा। ही इज diligent एट वर्क वेयर एज हिज कुलीग टेंड्स टू प्रोक्रेस्टिनेट। डिलीजेंट का मतलब अभी ही मैंने आपको समझाया था, हार्ड वर्क करना, केयरफुली काम करना, अच्छे से काम करना, शिद्दत से काम करना। कुलीग का मतलब जो हमारे साथ में काम करते हैं, सहकर्मी। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है विलंब करना, देरी करना, बहुत देर से काम करना, मतलब ढीला ढाला काम करना। तो ही इज डिलीजेंट एट वर्क वेयर एज हिज कुलीग टेंड्स टू प्रोक्रेस्टिनेट। वेयर एज का मतलब जबकि। अगला वर्ड है सब्सिक्वेंटली। हिंदी में इसका मीनिंग होता है इसके बाद। अब इसका यूज कहाँ और कैसे करना है? देखिए ऐसे इवेंट्स या ऐसे एक्शंस जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, मतलब एक के बाद एक होते हैं, चाहे लगातार ना हो बट होते एक के बाद एक है, तो उसे बोला जाता है इसके बाद ये चीज हुई, तो वहां सब्सिक्वेंटली का यूज हुआ। जैसे आपने किसी को कहा कि शी मिस द फ्लाइट, उसने फ्लाइट मिस कर दी, और मिस करने के बाद फिर उसने फिर से टिकट बुक किया। तो फिर से टिकट बुक कब किया? जब फ्लाइट मिस हो गई, एक के बाद हुआ इवेंट, तो हमने सब्सिक्वेंटली का यूज करना होगा। एग्जाम्पल्स देखिए, उसने कॉलेज में स्नातक किया और उसके बाद अपना व्यापार शुरू किया। तो बिजनेस कब शुरू किया? जब उसकी डिग्री हो गई। एक के बाद एक इवेंट हुआ, सब्सिक्वेंटली यूज करेंगे। शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड सब्सिक्वेंटली स्टार्टेड हर ओन बिजनेस। उसने गणित पढ़ाना शुरू किया और बाद में अंग्रेजी की ओर रुख किया। He started teaching maths but subsequently switched to English. तो इंग्लिश पे कब स्विच किया? मैथ्स पढ़ाने की शुरुआत करने के बाद, सब्सिक्वेंटली। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है therefore. Therefore का मतलब होता है इसलिए, इस कारण से, because of this, because of that, because of this reason, due to this reason। ठीक है, सारे कारण जो हम बताते हैं कि इस कारण से ये चीज हुई, ये आपको क्यों का आंसर देता है। क्यों ये चीज हुई? तो आंसर होगा इस वजह से हुई, इस कारण से हुई, इसलिए हुई। तो आपको हमेशा क्यों का आंसर चाहिए होता है तो आप देयरफॉर लगाते हैं। जैसे उसने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की, इसलिए क्या हुआ? उसने अच्छा प्रदर्शन किया। तो हम लिखेंगे शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, उस वजह से क्या हुआ? देयरफॉर शी परफॉर्म वेल। सो देयरफॉर का मतलब
इस वजह से, इस कारण से, इसलिए। मौसम पूर्वानुमान में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है, इसीलिए छाता ले जाने की सलाह दी जाती है। तो हम लिखेंगे द वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्ट्स हैवी रेन, देयरफॉर इट्स एडवाइजेबल टू कैरी एन अम्ब्रेला। देखिए भारी बारिश हो रहा है, होने वाली है, उसका फोरकास्ट हो गया है, ठीक है, प्रिडिक्ट कर दिया गया है। तो हमें इस कारण से क्या करना है, एडवाइस दी जा रही है कि आप छाता कैरी करें, अम्ब्रेला कैरी करें। तो देयरफॉर का मतलब आपको समझ आ गया होगा, वो हमें रीजन बताता है, क्यों का आंसर देता है और बताता है कि किस वजह से क्या चीज होनी है, इसलिए, इस कारण से। आज के लेसन में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि लेसन्स आपको कैसे लग रहे हैं। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू।